हमारे समाज के जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, ये एक छोटी छोटी नदियां है हमारे समाज की, जिनको हमें साथ में जोड़ के एक विशाल समुद्र जो संगठन में जोड़ना है। तो इसी की पहल हम कर रहे हैं। इनको जोड़ने से एडवांटेज ये होगा कि ये आपस में जब जुड़ेंगे, छोटा तालुका, बड़ा तालुका, पूरे जिले एक दूसरे से जब जुड़ेंगे, तो इन प्रोफेशनल्स का भी नेटवर्क, आज नेटवर्क का जमाना है, नेटवर्क में आपस में एक दूसरे को शेयर करेंगे। ये सारा डाटा कंपाइल करने का एक तरीका जो पुराना होता था हमारा कि हम जिला अध्यक्ष को बोलते थे कि भाई आप डाटा जमा करके दो, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से हमें आसानी हो गई है। तो इसी के पहल में आज हमने एक नींव रखी है, डॉक्टर्स, एमपीएमएस डॉक्टर्स का प्रोफेशनल सेल का जो एक ग्रुप है, हमने टेलीग्राम पे शुरू किया है। हाल ही में 21 अप्रैल को रामनवमी के उपलक्ष्य में इस ग्रुप का हमने कोल्ड लॉन्चिंग किया था। और आपको बोलने के लिए मुझे हर्ष हो रहा है कि इस ग्रुप में आज करीब 425 डॉक्टर पूरे महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। और आप लोग सबसे यही उम्मीद कि हर जिले में इसका प्रचार प्रसार करे। एक डॉक्टर का ग्रुप बन चुका है। इस डॉक्टर के ग्रुप के बनने से एडवांटेज ये होगा पूरे समाज में, ये डॉक्टर आपस में जो चर्चा करेंगे, अपने लिए बहुत कुछ फायदा होगा समाज के लिए। इनका इंटरनल नेटवर्क, इंटरनल सेकंड ओपिनियन, कोई पेशेंट है इनके पास, कोई समाज में, कोई छोटे तालुका में कोई पेशेंट है जिसे बड़े डॉक्टर से बात करनी है, बॉम्बे बात करनी है, नासिक बात करनी है, औरंगाबाद बात करनी है, पुणे बात करनी है, ये सारा संभव होगा। इसकी पहल हमने दी है और मैं चाहूंगा समाज बांधव को, सब जन इसके बारे में प्रचार प्रसार जरूर करें। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे पूरे तीनों टीम को, प्रदेश सभा को, महिला संगठन को, युवा संगठन को, जो कंधे से कंधा मिलाकर प्रोफेशनल सेल की टीम को मदद कर रहे हैं। साथ में मेरी थाना वाली टीम जो बैक ऑफिस जैसे काम कर रही है, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और मेरे प्रदेश साथियों को, जैसे डॉक्टर्स को एक ही कहूंगा कि जब डॉक्टर समाज से जुड़ते हैं तो सबसे बड़ा फायदा यह होता है, क्योंकि अगर डॉक्टर समाज से जुड़ेंगे और समाज के कार्य में हाथ बटाएंगे तो समाज बहुत स्वस्थ होगा, क्योंकि डॉक्टर ही हमको स्वस्थ रख सकते हैं। यही मंगल कामना रखता हूं। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद भैया। इस पश्चात शुभकामना संदेश देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष श्री किशन जी भंसाली। जय श्री कृष्ण। जय महेश। आज महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा का प्रोफेशनल सेल का डॉक्टर ग्रुप का ई कार्यक्रम में शुरुआत नवो ग्रुप शुरू करना जिके आगाड़ी लिया, मका युवा संगठन का पूर्व अध्यक्ष भाई मनीष जी मुंदड़ा को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूं। क्यों तो ई पीरियड में सध्या जरा लोग हवाल दिला, ईशा पीरियड में जर सगळा अपना समाज का डॉक्टर की, अपना समाज का जरूरतमंद परिवारांना मानसिक धैर्य देवन को और मदद करने को काम जर होगा तो एकापेक्षा दूसरो किशो पुण्य को काम पुण्य यान मारी भावना है। ये कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय कपिल जी राठी, आदरणीय तृप्ति गिल्डा बाहेती, आदरणीय विलास जी लड्डा और माका भाई मदनलाल जी मिनियार, अनुसया जी मालू, हार्दिक जी साहब। म्यूट कार्यक्रम यान ताका कंटिन्यू रकर समाज का भैयाना मदद देवन जिको सगळा जना प्रयत्न कर है, ये सगळा न मैं बधाई दूं, को अभिनंदन करूं। क्यों तो अपना न 3 डॉक्टर को सुनो, 4 डॉक्टर को सुनो है, अभी तो सुनर अपना न बिका प्रमाण चालनो है, तो सगळा न शुभेच्छा दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महेश। धन्यवाद अंकल। इस पश्चात महाराष्ट्र प्रदेश महिला संगठन की अध्यक्षा श्रीमती अनुसया जी मालू, इनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। धन्यवाद विशाल भाई। भगवान महेश को वंदन करते हुए आज इस वेबिनार में सभी उपस्थित आदरणीय भंसाली साहब, आदरणीय मनियार साहब, हार्दिक भाई और सारे युवा भाई को अभिवादन करते हुए, वंदन करते हुए, साथ में आज जो टीम तैयार हो रही है, बहुत मन में, पूरी महिलाओं में हर्ष है कि आज सच में सेवा प्रदान होगी। युवा भाई आदरणीय
आदरणीय मनीष जी मुंदड़ा और श्याम जी मर्दा, विष्णुकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, पंकज भाई, नीलेश जी, इन सभी कार्यकर्ता भाई को भी अभिवादन करती हूँ। साथ में आज जो ग्रुप बन रहा है डॉक्टर के लिए, जो प्रदेश स्तर पर टेलीग्राम ग्रुप का उद्घाटन होने जा रहा है, उसके लिए अनेक मंगल कामना प्रेक्षित माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से करती हूँ। और आज हमें जो डॉक्टर भाई लोग से जो निरंतर सेवा प्रदान कर रहे हैं, जो अप्रैल 2020 से शुरू है, जो कभी रुके नहीं, मुझे हर जिले में नजर आने वाले मेरे भाई कपिल जी राठी, तृप्ति जी गिलड़ा, विलास जी लड्ढा को अभिवादन करते हुए इनकी सेवा को वंदन करती हूँ। यह निरंतर सेवा जारी रहेंगी, कितने भी संकट आ जाए समाज के लिए ये भाई मेरे आज जो ग्रुप तैयार कर रहे हैं, जो सेवा प्रदान करेंगे, यह मन में अभिलाषा लेके, मंशा रखे सभी को अनेकों बधाइयां देती हूँ। इस ग्रुप को यह बहुत सबके हितकारी हो, यही कहते हुए अपने शब्दों को विराम। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। धन्यवाद। अब हमारे युवा संगठन के ऊर्जावान अध्यक्ष हमारे बड़े भाई हार्दिक जी सारडा अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। जय महेश विशाल जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के हमारे पितृशक्ति आदरणीय श्री कृष्ण काका जी, मदनलाल काका जी मनियार जी, महिला शक्ति के सभा के अध्यक्ष अनुसुया आंटी जी, सुनीता आंटी जी, हमारे डॉक्टर गोविंद जी मंत्री जो आज यहाँ विशेष उपस्थित है, और कपिल जी राठी, सुनीता दीदी, और आरोग्य समिति के हमारे अध्यक्ष जो समिति प्रमुख है विलास जी लड्ढा, इन सब को एक प्लेटफॉर्म पे लाने वाले हमारे बड़े भाई मनीष जी मुंदड़ा और उनकी पूरी प्रोफेशनल टीम, और हम सभा के सभी साथी, युवा संगठन, महिला सभा, प्रदेश सभा, हमने मिलकर एक जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, इसकी जानकारी मनीष भाई ने पूरी दी है। अब हम सबका दायित्व है कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं, ऐसे आपके तालुका, शहर, विदर्भ, मुंबई और पूरे अखिल महाराष्ट्र के, उनको कनेक्ट करके उस जिला के जो अपने डॉक्टर के हेड है, उनके माध्यम से उनसे जुड़कर अपने को सेकंड ओपिनियन हो या अपने को आज इंटर्नशिप लेना हो, डॉक्टर बनने के लिए और कुछ सहायता चाहिए, इसके लिए यह डॉक्टर पैनल अपने को बहुत कार्य काम को आएगा, सामाजिक उपक्रम के लिए काम के लिए आएगा। तो हम सबको मिलकर, जैसे डॉक्टर है, जैसे हमने इसके पहले एमपीएन बिजनेस ग्रुप मनीष भाई ने बनाया, ऐसे अलग अलग पैनल अब हम समाज को पूरे भारतवर्ष में, एक ही महाराष्ट्र प्रदेश ऐसा है, हमको प्राउड फील होता है कि हम प्रदेश सभा, महिला सभा और युवा संगठन मिलकर हर प्रोग्राम करते हैं, और एक भारत को एक अच्छा एक ऐसा हमने काम किया है इस तीनों संगठन ने मिलकर कि सब जन मिलकर क्या काम कर सकते हैं, ये अखिल भारतवर्ष में दिखा कर दिया है। सब जन मिलकर काम करेंगे। अभी जो उपस्थित है, आप सभी को निवेदन है कि हर जो पैनल बनेंगे, प्रदेश सभा से हो, युवा संगठन से हो, महिला संगठन से हो, आप इस कार्यक्रम को नीचे तक पहुंचाए, तो डॉक्टर लोगों को जोड़े और सामाजिक उपक्रम में आप जुड़े। आप सबसे अपील है कि अभी ये कोरोना की काल के अंदर जो विस्फोट हुआ है, सांगली की बात करेंगे तो डॉक्टर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, यही पोजीशन हर गांव में हो सकती है। आज तो दवाई भी नहीं मिल रही है, तो 15 दिन 20 दिन मैं आपको हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ, अपील करता हूँ कि 15 दिन अब अपने को घर में रहना है और इस कोरोना से लड़ना है, और अपने समाज बांधवों को अपने घर में अगर ऑक्सीजन बनाने वाली जो मशीन होगी वो अगर घर में पड़ी होगी तो अपने गांव में समाज के लोगों को उपलब्ध करा के दे, उन किसी ना किसी की जान बचेगी। रक्तदान करे और प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी आगे आए, ऐसी अपील करता हूँ। संगठन समाज के सभी बांधव यहाँ पे आए, तीनों संगठन की ओर से सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जय महेश। धन्यवाद भैया। अब हम हमारे मुख्य कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। हमारे प्रमुख अतिथि को, प्रमुख मार्गदर्शक को बुलाने के लिए, उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा भाई अभिषेक जी लखोटिया इन्हें। धन्यवाद। जय महेश। डॉक्टर राठी जी के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। आज के एक्सपर्ट पैनल के फर्स्ट स्पीकर हैं। डॉक्टर राठी एमबीबीएस है, एमडी टीडीटी और एफसीसीपी होल्ड करते हैं। कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए 7 हेल्थ हॉस्पिटल के एक्सपर्ट पैनल पे वे ऑलरेडी हैं। सेक्रेटरी है अंधेरी पार्ले फिजिशियन एसोसिएशन और एडवाइजर टू वेरियस फार्मास्यूटिकल कंपनीज के हैं।
और वो उनकी एडवाइजरी है, जो प्रैक्टिस करते हैं फिजिशियन है, इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में एडवाइस करते हैं, इंटेंसिविटीज है, चेस्ट स्पेशलिस्ट है, डायबिटोलॉजिस्ट है, न्यूमोलॉजिस्ट है। डॉक्टर राठी अभी एज ए फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं कोविड-19 के अंडर में। फिजिकली और मेंटली चैलेंजेस पेशेंट्स कैसे फेस कर रहे हैं उसके बारे में पूरी स्टडी कर रहे हैं, सोसाइटी में उन सबको अवेयरनेस देते हैं और काफी सारे सेशंस कॉर्पोरेट्स के लिए लेते हैं, एनजीओ में गाइडेंस देते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज में काफी सारे पेशेंट्स को वो ट्रीट करते हैं। डॉक्टर का काफी साल का एक्सपीरियंस है, 15 इयर्स के एक्सपीरियंस वो होल्ड कर रहे हैं। उनका हॉस्पिटल है क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट करके वो कंसीडर करते हैं अपने आप को। डॉक्टर कपिल राठी जी को मैं इनवाइट करूंगा टू स्टार्ट विद द सेशन एंड गाइड समाज के लोगों को डिटेल में गाइड करें इस महामारी के दौर में। धन्यवाद। जय महेश। थैंक यू, धन्यवाद। सर्वप्रथम सबको जय महेश। सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन और स्पेशली मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा मनीष भाई का कि इन्होंने इस कल्पना को स्वरूप दिया और हम सबको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए जहाँ पर हम सारे जो हमारे सारे भाई बहन है, सारे बंधु हैं, महाराष्ट्र के माहेश्वरी समाज के जो सारे डॉक्टर हैं, चाहे वो कोई भी पैथी से हो, वो सब हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं और एक दूसरे से हम नॉलेज शेयर करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे और कहीं ना कहीं इसका जो है हम ये वापस समाज को देंगे, कहीं ना कहीं हमारा समाज हेल्दी होगा। इसी उद्देश्य के साथ में हम लोगों ने ये ग्रुप बनाया है। एक बार पुनश्च सभी को बहुत धन्यवाद और प्रोफेशनल सेल को खास करके धन्यवाद। तो मैंने हम लोगों ने काफी प्रोग्राम किए कोविड के दौरान। तो मार्च 2020 से लेकर तो अभी तक लगभग 14-15 महीने हो चुके हैं हम लोगों ने कोविड किया, लेकिन अभी सब लोग बहुत कुछ कोविड के बारे में जानते हैं। पोस्ट कोविड के बारे में हम लोगों ने कल्पना की थी कि भाई अभी इतने सारे पेशेंट हो गए कोविड के, ट्रीटमेंट भी लगभग सभी को पता है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, लेकिन कोविड होने के बाद में फिर क्या, और कोविड होने के बाद में भी जो परेशानी हमको दिख रही है, जो कि हम बहुत सारे पेशेंट देख रहे हैं, उसके बारे में क्या, इस कल्पना को लेकर हम लोगों ने इस वेबिनार का आयोजन किया था कि कहीं ना कहीं हम कुछ चीजें हैं, कुछ डाउट हैं, वो हम क्लियर करें और कहीं ना कहीं समाज बंधुओं को जरा जगाए कि देखिए कि खाली कोविड हो जाना इस समस्या का अंत नहीं है। कोविड के बाद में भी बहुत सारी परेशानियां हैं जिसको हमें झेलना है और प्रोबेबली लंबे समय तक झेलना है। तो उसी को लेकर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इससे बहुत ही सूक्ष्म रूप में और संक्षिप्त रूप में मैं आपको 15-20 मिनट में मैं मेरे जो अनुभव है मैं आपको बताऊंगा। लगभग 4 से 5 हजार पेशेंट को मैं ठीक कर चुका हूँ पिछले 1 साल के अंदर में। कभी भी मेरे पास में 50 से ऊपर पेशेंट एडमिट होते हैं, तो मुझे पता है कि कोविड कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। वी कैन एंटिसिपेट, वी कैन ट्रीट एंड वी कैन एक्चुअली डायग्नोज लॉट ऑफ थिंग विच कैन हैपन। सो इसी जो पार्श्व भूमि है उसके ऊपर में जो मैंने सीखा है गत 15 महीनों में, उसी का मैं आपको कुछ एक सूक्ष्म रूप में आपको बताऊंगा कि पोस्ट कोविड क्या होता है और क्या करना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं रोज के 4 लाख केसेस पर डे निकल रहे हैं। वी आर एट द पीक प्रोबेबली, और अगले कम से कम 3-4 हफ्ते हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, नॉट एज ए महाराष्ट्र बट एज एन इंडिया एज एन होल। सो हम लोगों को काफी यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। हम लोगों को काफी इसके बारे में हमको एक प्रण लेना है और हमको कहीं ना कहीं इसके बारे में बच के रहना है। कोविड के इतने सारे पेशेंट हो चुके हैं, लगभग वी हैव क्रॉस सो मेनी लैक्स एंड करोड़ पेशेंट्स। तो उन पेशेंट्स में से लगभग 85 to 90% ऑफ द पेशेंट विच आर कमिंग बैक, जो ठीक होके वापस आ रहे हैं, उसमें से लगभग 10% लोगों को कहीं ना कहीं पे पोस्ट कोविड को भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। पोस्ट कोविड के अंदर में एक टर्मिनोलॉजी जिसे हम कहते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम, या जिसे हम कहते हैं लॉन्ग कोविड सिंड्रोम, जो कि जनरली कोविड ठीक होने के बाद में, यानी कि अगर आप डिस्चार्ज भी हो गए या आप ठीक हो गए, उसके कम से कम 4 से 6 या 8 हफ्ते तक वो चलता है, जहां पर आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। और ये हम लोगों ने देखा है बहुत सारे लोगों के अंदर की क्या परेशानी हो सकती है। पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि हर कोविड पेशेंट को पोस्ट कोविड होगा या उनको सिम्टम्स होंगे। लगभग 70 to 80% ऑफ द पेशेंट को जनरली 2 से 3 हफ्ते में पूरे रिकवर हो जाएंगे। हार्डली उनको कोई सिम्टम रहेगा, जो कि इक्का दुक्का है और कभी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। लेकिन 10 से 15% लोग ऐसे रहेंगे जिनके अंदर में ठीक होने के बावजूद भी अगले 4 से 6 हफ्ते तक कोई ना कोई सिम्टम्स रहेंगे, या वो हाई रिस्क पे रहेंगे जहां पर उनको कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। अब जनरली ये कौन पेशेंट होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो सकती है? जनरली ये वो पेशेंट होते हैं जिनकी उम्र या तो 50-55 के ऊपर है, या जो हॉस्पिटल में कम से कम 7 से 10 दिन तक रहे हैं, या जो आईसीयू में रहे हैं, या जिनको मशीन लगी है आइदर बायपाइप और वेंटिलेटर, या जिनको ऑक्सीजन की डिमांड या ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ज्यादा था, लगभग 6-8 लीटर से 10 लीटर कम से कम पिछले 7-8 दिन तक, या वो लोग
जो काफी मोटे हैं या जिनको पहले से कोई बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का इश्यू है, या अस्थमा या सीओपीडी ऐसा कुछ है. सो ऑल दीज पेशेंट्स विल हैव प्रोबेबली पोस्ट कोविड सिंड्रोम ऑल्सो. ऐसे लोगों में ही जनरली देखा गया है जहां पर ये पोस्ट कोविड की हम जो बात कर रहे हैं. अब जनरली ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम में हम लोगों ने क्या क्या देखा या क्या क्या हम देख सकते हैं, या मेरे जितने भी डॉक्टर मित्र भाई इसे सुन रहे हैं देख रहे हैं, शायद उन्होंने भी ये सब चीजें ऑब्जर्व की होगी जो हम लोग कर रहे हैं. जनरली जो देखा गया है कि फटीग यानी थकावट, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम उभर कर आया है कोविड होने के बाद में भी, चाहे वो सीरियस कोविड रहा हो या नॉर्मल कोविड रहा हो. तो थकावट या फटीग या लेथार्जी या बहुत जल्दी थक जाना, ये बहुत बड़ा सिम्टम हम लोगों ने देखा है, और प्रोबेबली ये सिम्टम बहुत लोगों को तंग कर रहा है. तो इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो फटीग होती है, जो थकावट होती है, जनरली टेक 6 to 8, बहुत लोगों में 15-20 दिन में कवर होती है, लेकिन कुछ कुछ लोगों में 8 से 10 हफ्ते तक भी चलती है. इसके लिए आपको अच्छी रेस्ट, अच्छा फूड और अच्छा पॉजिटिव मेंटालिटी, जो हम बोलते हैं सकारात्मक सोच, ये तीनों चारों चीजें, और प्रॉबेबली कुछ प्रकार का योगा प्राणायाम ऐसा करके जनरली इसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं. सो थकावट एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो कि देखा गया पोस्ट कोविड के बाद में. दूसरा जो इंपॉर्टेंट सिम्टम देखा गया है बहुत सारे लोगों के अंदर में, कि उनकी जो सूंघने की शक्ति और जो टेस्ट की शक्ति वो चले जाती है. और बहुत सारे लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब ये कब तक आएगी. तो बहुत सारे लोगों के अंदर में देखा गया कि जनरली 2 से 3 हफ्ते में ये रिकवर हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों में 4 से 6 हफ्ते तक भी लगते हैं वो टेस्ट को वापस आने में और वो स्मेल को वापस आने में. तो घबराइए मत, वो पूरी तरीके से वापस आती है, बट इट विल टेक सम टाइम. तो उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए. तीसरा जो सिम्टम जो देखा गया बहुत सारे लोगों के अंदर में, वो होता है कि उनको कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, उनके मन में बहुत विचार चलते हैं, साइकोलॉजिकली बहुत डाउन हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर में एक हीन भावना आ जाती है, कहीं ना कहीं पर उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं इससे बच नहीं पाऊंगा, शायद मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा. तो कहीं ना कहीं वो मोरली और साइकोलॉजिकली डाउन होते हैं, जिसे हम लोग बहुत बार कहते हैं कि इट इज कॉल्ड एज ब्रेन फॉग. मेडिकल लैंग्वेज में से ब्रेन फॉग कहते हैं, जहां पर उसकी सोचने की क्षमता और एक तरह एकत्रित या कॉन्सेंट्रेशन करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है पोस्ट कोविड. इसका भी इलाज है, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट है. इसके बारे में भी अगर आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को समय देंगे, कम से कम 4 से 6 हफ्ते देंगे, तो इसमें से बहुत सारे लोग इसमें से उभर कर बाहर आ सकते हैं और पूर्णतः अच्छे तरीके से ठीक होकर जैसे वो प्री कोविड थे वैसे हो सकते हैं. बट ये एक सिम्टम है, तो इसके बारे में आप निग्लेक्ट नहीं करिए, कम से कम देखते रहिए कि पोस्ट कोविड 4 से 6 हफ्ते तक उसका एनर्जी लेवल, सोचने की क्षमता या उसके विचार कैसे, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एक चीज देखी गई है लोगों के अंदर में कि उनको नींद नहीं आती, इनसोम्निया. पोस्ट कोविड बहुत लोगों में देखा गया कि वो रात रात भर जागते हैं, या उनकी जो नींद की जो अवधि होती है, जो ड्यूरेशन होता है, वो 8-10 घंटे से कम होकर 4 से 6 घंटे हो जाती है. सो दे गेट फ्रिक्वेंट अवेकनिंग, जैसे हम कहते हैं. तो ये भी एक प्रकार का पोस्ट वायरल इलनेस का ही एक पार्ट है जो कि देखा गया है कि जिसके अंदर में नींद नहीं आती है. आपके डॉक्टर जो भी आपको देख रहे हैं वो आपको सलाह देंगे कि इसमें क्या करना चाहिए. जनरली हम लोग कभी थोड़े से एंटी एंजाइलेटिक और समथिंग कुछ देते हैं, बट जनरली ये भी 4 से 6 हफ्ते के अंदर में काफी हद तक ठीक हो जाता है. इसके अलावा जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, ये भी बहुत हद तक देखा गया पोस्ट कोविड के अंदर में, पर ये भी सेल्फ लिमिटिंग है, जनरली ठीक हो जाता है. 2-3 मेन इंपॉर्टेंट इश्यू जो आते हैं पोस्ट कोविड के बाद में जिसकी वजह से सब लोग घबराते हैं, वो एक है कि उनको सांस लेने में अभी भी डिफिकल्टी होती है, दैट इज कॉल्ड एज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. या वो थोड़ा भी ज्यादा बोलते हैं, चलते, तो उनको सांस फूलना शुरू हो जाता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो देखा गया है पोस्ट कोविड के बाद में बहुत लोगों को भी. और जनरली जैसा मैंने आपको बताया किस पेशेंट में देखा जाएगा, जो मैंने आपको पहले बताया, उन पेशेंटों में ये काफी हद तक डिस्चार्ज होने के बाद में भी, घर पे रहते हुए भी कम से कम 2-3 हफ्ते तक उनको चलता है. और दूसरा एक प्रॉब्लम उनको जो चलता है वो होता है या तो सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी. तो सांस लेने में तकलीफ और खांसी, ये 2 चीजें ऐसी है जो बहुत सारे लोगों को तकलीफ देती है पोस्ट कोविड ऑल्सो. सो इन चीजों के बारे में क्या करना चाहिए या कैसे करना चाहिए. नॉर्मली अगेन दीज आर सेल्फ लिमिटिंग, बोले तो ये अपने आप ही अगले 2 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, चाहे वो सांस लेने की तकलीफ हो या खांसी है. बट कुछ कुछ लोगों को काफी हद तक वो ऐसा ट्रबल करता है कि जहां उनको नींद नहीं आती है, टुडे जो भी उनका वर्किंग पैटर्न है वो नहीं कर सकते. तो ऐसे लोगों ने जनरली अपने फिजिशियन से या जो भी आपके डॉक्टर होंगे लोकल में, उनसे सलाह लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं. बट एक बार मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा सरदर्द होना, बदन दर्द होना, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है जो पोस्ट कोविड देखा गया है. तो हम ऐसे लोगों को जनरली यही सलाह देते हैं कि आप बहुत सारा
जितना हो सके आप आराम करिए, थोड़े थोड़े अंतराल पे आप पानी पीते रहिए, थोड़ा सा आपका जो स्टीम घरगुती जो आपके उपचार है, स्टीम हो गया, काढ़ा हो गया, या आप जो भी आप ले रहे हैं उसे आप कंटिन्यू करिए। आपके सोने की पोजीशन आप कैसे रखते हैं उस पर डिपेंड है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऐसे लोगों में कि हम लोग जनरली पोस्ट कोविड रिहैब भी हम लोग डालते हैं, जिसे हम पल्मोनरी रिहैब बोलते हैं। हम लोगों ने एज अ मुंबई में हमारी टीम ने भी पोस्ट पल्मोनरी रिहैब हम लोगों ने एक सेशन चालू किया, एंड हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हो रहा है। टिपिकली वो लोगों को जिनको सांस लेने में तकलीफ है, या जिनका मसल पावर वीक है, या जिनको खांसी की तकलीफ है। तो रिहैब जनरली 7 to 15 डेज का हम लोग रिहैब कराते हैं ऐसे पेशेंट्स को, और ऐसे पेशेंट्स को मेडिसिन से ज्यादा रिहैब के अंदर में आप देखेंगे तो काफी हद तक उनका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आता है, उनके जो सिम्टम्स है वो काफी हद तक कम होते हैं। तो ये एक चीज है जो हम लोग आजकल बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि पोस्ट कोविड pulmonary rehab is one of the best thing what you can do so that you can regain your power of your muscle and probably get rid of the symptoms. So ये एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अलावा कभी कभी बहुत सारे लोगों को देखा गया कि कोविड होने के बाद में भी 2-3 हफ्ते बाद में भी कभी कभी बुखार आता है या कभी कभी कुछ आता है। तो ऐसे समय अगर आपको कभी कुछ ऐसा दिखता है आपके परिवार में, आपके नजदीकी किसी में, तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। देखिए, पोस्ट कोविड कम से कम 4 हफ्ते तक अपने को अपने बॉडी की बहुत ज्यादा केयर करना है। और अगर आपको लगता है कि कोई भी सिम्टम कुछ अलग है या कोई सिम्टम कम नहीं हो रहा है, तो उसे आप निग्लेक्ट ना करें, उसे तुरंत जाकर अपने लोकल डॉक्टर से या जो भी आपके फिजिशियन है उनसे दिखाकर उस शंका का निवारण करें। बिकॉज कभी कभी देखा गया है कि अगर हम लोगों ने कहीं थोड़ा लेट कर दिया तो कहीं कहीं कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलो या कुछ चीजें होती है। इसके अलावा 3-4 चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं अपने आप को रोकूं, कि आपको जो भी पेशेंट कोविड से ठीक होकर वापस आते हैं, जो घर में ठीक हो रहे हैं, या ये हो रहा है, अपने डॉक्टरों के बराबर संपर्क में रहिए। बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को, जो एटलीस्ट जो पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं उनको सब लोगों को हम ब्लड थिनर पे डालते हैं। दैट इज मैंडेटरी, मोर और लेस। सो खून पतला रखना बहुत जरूरी है एटलीस्ट 45 डेज के लिए। आप जब छुट्टी करके आते घर पे, आप पोस्ट कोविड आपने हुआ तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि ये पेशेंट्स को क्या देना चाहिए। कुछ मेडिसिन आती है जो हम लोग देते हैं और जनरली देना चाहिए, क्योंकि पोस्ट कोविड हम लोगों ने देखा है किसी को या तो लकवा बैठा है, या किसी को हार्ट अटैक आया है, या किसी को जिसे हम कहते हैं विनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ये चीजें हम लोगों ने देखी है। तो इसके लिए हम लोगों को वी हैव टू पुट पेशेंट ऑन ब्लड थिनर्स, आइदर एंटीकोएगुलेंट और एंटीप्लेटलेट। दूसरी चीज जो देखी गई है कि बहुत सारे लोगों को जिनको पहले से डायबिटीज था या पहले से हार्ट या बीपी था, उन लोगों ने अपने जो पैरामीटर्स है वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने चाहिए पोस्ट कोविड ऑल्सो। ड्यूरिंग कोविड बहुत बार हॉस्पिटल में शुगर ऊपर जाती है, बीपी ऊपर नीचे होता है, दैट वी कैन मैनेज एट इन द हॉस्पिटल। बट जब हम आप डिस्चार्ज करते हैं तो आप लोगों ने घर पर अपनी प्रॉपर तरीके से शुगर की और बीपी की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। वो कभी भी एक रेंज के ऊपर नहीं जानी चाहिए। आपके फिजिशियन से संपर्क करके उसे बराबर कंट्रोल में रखिए, क्योंकि हम लोगों ने अक्सर देखा है कि वो पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं जिन्होंने पोस्ट कोविड अपने शुगर, अपने बीपी, अपने अस्थमा या बाकी प्रॉब्लम को कंट्रोल में नहीं रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अपनी जो भी बीमारियां थी आपकी प्री कोविड और जाके अब पोस्ट कोविड, वो चीजें आपको बराबर ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनको डायबिटीज होता है कोविड के दौरान भी, तो उनको भी शुगर अपना कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कोविड के अंदर में हम लोग बहुत सारे मेडिसिन यूज करते हैं जो आपकी शुगर बढ़ा सकती है, स्टीरॉइड जैसे ड्रग। तो आपके फिजिशियन या आपके जो भी आपके डॉक्टर होंगे उनसे आप अपना शुगर का कंट्रोल बराबर करें, बिकॉज कहीं ना कहीं हाई ब्लड शुगर एंड हाई प्रेशर विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम पोस्ट कोविड। आप लोगों ने न्यूज में बहुत सुना होगा या आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी होगा कि वी आर गेटिंग लॉट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन कोविड के बाद में दिख रहे हैं, टिपिकली आइदर कैंडिडा और म्यूकोरमाइकोसिस जो कि हम बात कर रहे हैं। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देखने में मिल रही है। मेरे बाकी जो कलीग डॉक्टर्स है वो भी इसके बारे में शायद वो बता पाएंगे। कम से कम 5 से 6 केसेस मैंने भी देखी है पोस्ट कोविड फंगल इन्फेक्शन की, टिपिकली म्यूकोर की। प्रॉब्लम यही है कि अगर आप अपनी बाकी सारे पैरामीटर अगर आप नॉर्मल रखेंगे तो 90% ऑफ द टाइम यू विल बी बेटर ऑफ। आपको बाकी कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं डिस्चार्ज करते समय क्योंकि बहुत ज्यादा रश है, कभी कोई मेडिसिन छूट जाती है, कभी कोई मेडिसिन नहीं लिख पाते, या कभी कभार कुछ होता है। तो एक बार आप घर पर आने के बाद में अपने सारे मेडिसिन को वापस से आप चेक करिए, अपने फिजिशियन से वापस से रीचेक कराइए कि मैं ये मेडिसिन पे हूँ, मुझे कैसे कैसे क्या क्या टेस्ट करना है, मुझे कब वापस आना है, मुझे कब दोबारा वापस से आपको कौन से रिपोर्ट लगा के दिखाना है। क्योंकि अगले 4 हफ्ते पोस्ट कोविड भी आपको वही सारे नियम पालन करना है और वही सारे टेस्ट बराबर रिपीट करना है जो आपके डॉक्टर बताएंगे। जनरली हम लोग एक बार पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद में जनरली वी कॉल देम आफ्टर 7 to 10 days
एक बार 7 से 10 दिन बाद हम जनरली बुलाते हैं देखने के लिए कि उनकी कंडीशन कैसी है, उनके पैरामीटर्स कैसे हैं, ऑक्सीजन कैसा है, उनके उनके ब्लड रिपोर्ट्स कैसे हैं। और जनरली वी आर टेंड कि पोस्ट कोविड जो तो सिंड्रोम में जो जो चीजें हो सकती है एटलीस्ट वी कैन रूल आउट दैट। तो अगले 4 हफ्ते बहुत क्रिटिकल होते हैं। तो लड़ाई खाली डिस्चार्ज होने पे या आरटीपीसीआर नेगेटिव में खत्म नहीं होती है, लड़ाई एक्चुअली उसके बाद भी कंटिन्यू रहती है कम से कम अगले 4 से 6 हफ्ते तक। बिकॉज ये 4 से 6 हफ्ते में अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो ही आता है, अगर 4 से 6 हफ्ते के बाद में जनरली कोई कॉम्प्लिकेशन बहुत कम तौर पे देखा गया है। सो एक बार फिर मैं आपको वही चीजें बताना चाहता हूँ कि कोविड खत्म होने के बाद में भी 4 से 6 हफ्ते तक सारे प्रिकॉशंस लेना है, सारी चीज रखना है, सारे चीजों को कंट्रोल रखना है, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहे, जो जो टेस्ट वो बोलते हैं वो करें, उनको वापस दिखाए। कोई भी नया सिम्टम आए, कोई भी चीज अगर आपको लग रहा है कि एबनॉर्मल हो रही है या ठीक नहीं हो रही है, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, वो आपको उस शंका का निवारण बताएंगे। और कहीं ना कहीं हम जो पोस्ट कोविड भी बहुत लोगों को जो खो रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉट कोविड बट बिकॉज ऑफ प्रोबेबली कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड, हम कहीं ना कहीं उसे हम अवॉइड कर पाएंगे और उसके वजह से कहीं ना कहीं हम हमारे समाज के लोगों को भी बता पाएंगे। आप देख रहे हैं ये ग्रुप इसीलिए बना है कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की मदद कर सके, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ में खड़े रह सके। और मैं तो सारे तरफ से देखता हूँ, सारे इंडिया से मुझे बहुत सारे फोन कॉल आते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि पोस्ट कोविड भी काफी हद तक लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो वो प्रॉब्लम नहीं आए, और टिपिकली हम लोग माहेश्वरी लोगों के अंदर में बिकॉज मोस्ट ऑफ देम 50+ अबव वाले पेशेंट को कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी होती है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, हार्ट का बीमारी है, डायबिटीज है या कुछ अलग है। तो ऐसे लोगों के अंदर में हमें और सावधानी बरतनी है। ऐसे लोगों के अंदर में हम लोगों को कहीं भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये नहीं मानना है कि आप कोविड से बाहर निकल गए तो अभी शायद कुछ नहीं होगा। नहीं, आपको अगले 4 से 6 हफ्ते भी वही नियमों का पालन करना है और 4 से 6 हफ्ते तक बराबर आपके डॉक्टर के संपर्क में रहना है, ताकि पोस्ट कोविड भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए। और कहीं ना कहीं जो आपने इतना बड़ा जो युद्ध जीता था कोविड के साथ में, वो कहीं ना कहीं छोटी सी गलती के कारण हम हार ना जाए। तो यही मेरा एक उद्देश्य था, आपको इस कोविड के बारे में या पोस्ट कोविड बताने के बारे में कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से इनको मॉनिटर करके आगे बढ़ना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस पश्चात हमारे अगले स्पीकर को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा पीयूष जी मंत्री ने। धन्यवाद भैया। हमारे नेक्स्ट स्पीकर है डॉक्टर तृप्ति गिलेडा। शी इज अ फिजिशियन इन अडल्ट मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड उनकी ट्रेनिंग हुई है KEM हॉस्पिटल इन मुंबई एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड फ्रेड हचिंसन सेंटर इन द US। इसके पश्चात ये एक इन्फेक्शियस डिजीजेस फिजिशियन एंड डायरेक्टर एट यूनिसन मेडिकेयर एंड रिसर्च सेंटर। ये कुछ चुनिंदा इन्फेक्शियस डिजीजेस सेंटर्स में से है। एंड also she works at Prince Ali Khan Hospital and Masina Hospital. She is also founder of WorkSafe, which helps workspaces function with the safest possible work protocols to keep people healthy even when away from home. Having witnessed closely the healing and suffering of COVID-19 patients and their families, she is very passionate about helping communities stay safe, but at the same time steadily moving towards a normalcy. So now I'd like to hand over the mic to Dr. Trupti. So धन्यवाद भैया इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू। जय महेश। जय महेश, आप सबको मेरा प्रणाम। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां हम बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है सबके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, हम चाहते हैं कि हम सबको जाकर बताएं कि ये गलत है, पर हम सब तक पहुंचे कैसे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, आई थिंक हम फ्यूचर में भी बहुत सारे लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में काफ़ी हेल्प कर पाएंगे। और जैसे कि आप सब जानते हो, अभी कल से ही सबके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव खुल गया है। सबके लिए, यानी 18 साल के सब ऊपर के जो भी लोग हैं सबके लिए खुल चुका है वैक्सीनेशन ड्राइव। पर हमने पिछले 3 महीनों में देखा है कि वैक्सीनेशन अवेलेबल होने के बावजूद लोगों को बहुत हिचक रही है, क्योंकि वैक्सीन के बारे में या तो गलत इन्फॉर्मेशन थी या डर था या कुछ मिथ्स थे। और मैं अगले कुछ स्लाइड में बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली वैक्सीन काम करते कैसे है, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे वो हमारे दिमाग में इतनी ज़्यादा फिट हो जाती है कि हमें वो डर निकलता ही नहीं।
जब तक हमको लॉजिक नहीं समझेगा कि वैक्सीन कैसे काम करते हैं, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या है, आखिर होता क्या है। ओके, ये जो अभी हमने देखा, ये पहला वेव था 1 लाख का हमारे पास, अब जो हम देख रहे हैं 4 लाख तक पहुंच गए हैं, और ये अभी भी हमें नहीं पता है कहाँ जाएगा। और अगर आप समझोगे, ये वेव डेफिनेटली प्रिवेंटेबल था। हम जानते हैं कि अगर इस वेव के बीच में हमारी बहुत सारे पॉपुलेशन को अगर वैक्सीन मिल चुकी होती, तो हम इस वेव में यहाँ तक नहीं पहुंचते। और हम इस वेव में तो हमारे बहुत सारे अपनों की भी जाने जा रही है, हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है, बहुत लोग बीमार हो गए हैं। इस वेव से हम निकल जाएंगे कैसे तैसे, पर हमें ये समझना है कि हमको कोई भी हालत में ऐसे जो दिन है वापस नहीं देखने हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा मास्किंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ जो तीसरी अहम भूमिका होगी, वो वैक्सीन की होगी। तो जैसे अभी हमने पोस्ट कोविड का सुना, हम जानते हैं कि वैक्सीन कोविड-19 से भी बचाती है, क्योंकि वैक्सीन कोविड-19 से बचाती है और सीरियस कोविड इन्फेक्शन से बचाती है। हमने सुना कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम उन लोगों में ज्यादा होता है जिनमें सीरियस इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, और वैक्सीन सीरियस इन्फेक्शन से बचाती है, इसलिए पोस्ट कोविड सिंड्रोम के चांसेस भी कम करती है। तीसरी चीज, जब वैक्सीन पूरे पॉपुलेशन में वैक्सीन अच्छे से पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाती है, तो संक्रमण कम होता है बीमारी का, और जैसे जैसे संक्रमण कम होना चालू होता है, वैसे वैसे नए स्ट्रेन, जो अभी हम डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के बारे में सुन रहे हैं, ऐसे नए स्ट्रेन का बनना कम हो जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब तक वैक्सीन का सक्सेस हमें नहीं दिखेगा, तब तक हम जानते हैं कि हमारी लाइफ प्री कोविड जैसे नहीं हो पाएगी। कि तो ये जो अगले जो 2 स्लाइड है, मैं थोड़ा सा आपको वैक्सीन कैसे काम करते हुए दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपको ये समझ गया तो आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, आपको सही है या गलत है, बहुत आसानी से समझेगी। ये जो है, ये कोरोना वायरस है। इसका कैप्सूल आप देखोगे, ये कैप्सूल पे जो ब्लू है नॉब्स जैसे, इसको हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन, जो वायरस का स्पाइक प्रोटीन होता है, वो हमारे शरीर के एक सेल को बाइंड होता है। ये जो है बाइंडिंग, तो ये जब बाइंड होता है एक सेल को स्पाइक प्रोटीन, तभी ये वायरस अपना काम कर पाता है। मींस तभी ये वायरस कोविड-19 इस इंसान में कर पाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने ये जो बाइंडिंग है, ये जो स्टेप है, अगर इसको कोई ना कोई तरीके से रोक दिया, तो हम कोविड-19 अगर शरीर में अगर कोई एक्सपोज होता भी है, तो हम कोविड-19 की बीमारी प्रिवेंट कर पाते हैं। और ये जो बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग को बंद करना एंटीबॉडी का काम है। तो ये जो एंटीबॉडी शरीर में बन जाती है, ये एंटीबॉडीज हो सकता है इन्फेक्शन से बनी हो, पर जिनको कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उन्हीं जब हम वैक्सीनेट करते हैं, हो सकता है वैक्सीनेशन से बनी हो। जब ये एंटीबॉडीज बन जाती है, जब शरीर में कोरोना वायरस आता है, तो अटैच होने से पहले ही एंटीबॉडीज जाके इनको अटैच हो जाती है, और जैसे ये एंटीबॉडीज अटैच हो जाती है, ये वायरस हमारे सेल को बाइंड नहीं कर पाता और बीमारी नहीं कर पाता। और बस यही काम वैक्सीन करती है। वैक्सीन क्या करती है? बॉडी में जाकर एंटीबॉडी बनाती है। तो समझो, अगर ये पूरा का पूरा वायरस शरीर में जा रहा है, तो वो भी एंटीबॉडी बनाएगा। पर हम नहीं चाहते कि हर एक इंसान को कोविड बीमारी हो, क्योंकि जब कोविड बीमारी लोगों को होती है, हम देखते हैं उनको सिम्टम्स आते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, कुछ लोगों की मौत भी होती है। तो हम पूरा ये इम्यूनिटी वायरस से नहीं चाहते, हम ये चाहते कि ये इम्यूनिटी सेम इम्यूनिटी वैक्सीन से आए। तो वैक्सीन क्या करती है? पूरा वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, उसमें से एक छोटा सा जेनेटिक मटेरियल लेती है, छोटा सा जीन का पार्ट लेती है, जो सिर्फ स्पाइक प्रोटीन बनाए। जो हमने नॉब्स देखे थे नीले वाले, बस वो नीले वाले नॉब्स बनाए। तो ये जब जेनेटिक मटेरियल हम इंजेक्शन से किसी इंसान को देते हैं, तो शरीर में जाकर हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो ये एंटीबॉडीज बनाती है। ये एंटीबॉडीज सब आ गए, तो ये हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज है। अगली बार जब हमको कोरोना वायरस का एक्सपोजर होगा, जैसे ही ये कोरोना वायरस अंदर आएगा, वैसे ये एंटीबॉडीज जाकर ये सब नॉब्स को कवर कर लेगी, और जो इंसान को वैक्सीन मिली है, उनको कोविड नहीं होगा। मेरा ये वाला स्लाइड दिखाने का उद्देश्य ये था कि बहुत सारी अफवाह है कि वैक्सीन्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल या इंसानों के जेनेटिक मटेरियल से उसका फेरबदल हो जाता है, इम्पोर्टेंस हो जाता है, लोग बांझ हो जाते हैं, या उनमें कैंसर होने का रिस्क होता है, या कोई बीमारी होती है। आप देखोगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल तो कोविड वाले लोगों में वैसे ही जाता है, इसमें से एक छोटा सा जेनेटिक मटेरियल लेकर हम वैक्सीन में दे रहे हैं। तो ये जो सब मैसेजेस है, इनको आप बिलीव ना करें, इनको फॉरवर्ड भी नहीं करें, क्योंकि यही डर से बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं ले रहे। ठीक है, तो हर जो वैक्सीन है, वो सिर्फ अलग अलग तरीके से काम करती है। काम तो वही होता है कि स्पाइक प्रोटीन के लिए एंटीबॉडी बनाए,
जो यूएस में जो mRNA और मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन है वो सिर्फ ये जेनेटिक मटेरियल वैक्सीन में देती है। जो हमारे यहाँ कोविशील्ड है, स्पटनिक भी आने वाला है, वो क्या करती है, एक दूसरा एकदम ही जो नॉर्मल सा वायरस होता है जो हमारे शरीर में बीमारी नहीं करेगा, उस वायरस में छोटा सा जेनेटिक मटेरियल डालकर वैक्सीन देती है। जो कोवैक्सीन है वो कोविड वायरस को पूरा मार देते हैं, पूरा का पूरा इनएक्टिवेट कर देते हैं या मार देते हैं, और वो जो मरा हुआ वायरस है वो वैक्सीन में जाता है ताकि हमारे बॉडी को स्पाइक प्रोटीन समझो और वैक्सीन बने। तो इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अबनॉर्मल है या कुछ बड़ा साइड इफेक्ट कर पाएगी। जो वैक्सीन साइड इफेक्ट्स है जो हम जानते हैं वो यूजुअली माइल्ड है। आप देखोगे, कोई लिस्ट पढ़ोगे, चिल्स, हेडेक, फीवर, जहाँ इंजेक्शन दिया वहाँ दर्द होना, कभी कभी स्किन रैश आती है, स्किन रैश आ जाता है, ये सब जो चीजें हैं ये माइल्ड है, ये सिर्फ 2 या 3 दिनों तक रहती है। जो ये सब पेन, बुखार, सर दर्द, ये जो है ये इजीली क्रोसिन या पैरासीटामोल से मैनेज हो जाता है। यूजुअली साइड इफेक्ट्स 2 या 3 दिन तक रहते हैं। यूजुअली अगर आपका साइड इफेक्ट 4 दिन, 5 दिन या उसके बियॉन्ड जा रहा है तो हम चाहते हैं कि आप आपके डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि ये हो सकता है कुछ और हो। यूजुअली वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स 4-5 दिन तक नहीं रहते, पहले 2-3 दिन ही रहते हैं। अगर किसी को कोविड हो चुका है या उनके पहले डोज के बाद उनको कोविड हुआ है तो उनको अगला डोज लेने से 4 हफ्ते या 8 हफ्ते बाद ही सेकेंड डोज लेना चाहिए। या अगर इस वेव में किसी को कोविड हुआ है, अब उनको वैक्सीन लेनी है, तो वो भी उनके जो पहले सिम्टम्स थे उससे 4 या 8 हफ्ते बाद ही वैक्सीन का डोज ले। लोगों को ये लगता है कि एक वैक्सीन के डोज से भी काफी असर होता है, ऐसा नहीं है। पूरी इम्यूनिटी बनने में दोनों डोज की जरूरत होती है। दोनों डोज मिलने के 2 हफ्ते बाद एक्चुअली पूरी वैक्सीन की इम्यूनिटी आती है। दोनों डोज सेम वैक्सीन के होने चाहिए। अगर कोवैक्सीन लिया है तो सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन का ही होना चाहिए। और जो तीसरी चीज याद रखना जरूरी है वो ये है कि जिसे वैक्सीन मिल जाता है उनमें लक्षण कम हो जाते हैं, पर उनको अगर कोरोना वायरस का एक्सपोजर होता है तो वो वैक्सीन कोविड कैरियर हो सकते हैं। नहीं, वो खुद को उनको लक्षण नहीं होंगे, पर वो जो कोरोना वायरस है वो किसी और को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसलिए वैक्सीन मिलने के बाद भी मास्किंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो भी हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते आए हैं वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। हमने बहुत बार इस दौरान पढ़ा कि लोगों को 2 डोज मिल गए फिर भी उन्हें कोविड हुआ, और लोगों को लगने लगा कि वैक्सीन लेकर भी तो कोविड हो रहा है तो फिर वैक्सीन ले क्यों। तो हम जानते हैं कि जो वैक्सीन की एफिकेसी है कोविड इन्फेक्शन से वो 60 to 90% है। 60 to 90% यानी अगर कोई वैक्सीन लेता है तो उसका कोविड होने का चांस 60 to 90% कम होता है। उसका मतलब उनको कोविड हो सकता है। पर जो वैक्सीन का जो असली इफेक्ट है वो इसमें है कि वैक्सीन लेने के बाद सिवियर इलनेस का चांस या बहुत गंभीर बीमारी का चांस, हॉस्पिटल में जाने का चांस, डेथ का चांस ना के बराबर है। तो वैक्सीन का जो असली असर है वो कोविड इन्फेक्शन कम करने से ज्यादा सिवियर कोविड या हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ वो कम करने में है। और ये जो इफेक्ट है ये हर वैक्सीन में दिख रहा है हमको, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो स्पटनिक वी हो, या जो भी वैक्सीन हमारे इंडिया में इसके बाद आएगा, सब में जो ये प्रोटेक्शन है ये ऑलमोस्ट 90% है। हमने बहुत बार सुना कि किसी को वैक्सीन मिलने के बाद किसी का हार्ट अटैक हुआ है या किसी को स्ट्रोक हुए हैं या कुछ हुए हैं। ये साइड इफेक्ट्स बहुत बहुत रेयर है, 1 in a million बोलते हैं हम ये साइड इफेक्ट है। आप सोचोगे कि अगर 1 करोड़ लोग, अगर हम एक वैक्सीन दिए बिना भी अगर हम 1 करोड़ लोगों को देखते हैं, अगले 2 महीने में 1 करोड़ लोगों में 4000 लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है, 4000 लोगों को स्ट्रोक या लकवा हो सकता है, ऑलमोस्ट 9000 लोगों को कोई ना कोई नए कैंसर का डायग्नोसिस हो सकता है, किसी को एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो 2 महीने पहले जिसको कोई वैक्सीन मिली है उसका इफेक्ट है, ये ऐसे भी होना ही था। इसलिए वैक्सीन होने के बाद जो चीजें हो रही है उसको वैक्सीन से कोरिलेट किया जा रहा है, इस वजह से लोगों में बहुत डर हो गया है। और ये अभी स्टडीज ने साफ कर दिया है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बहुत रेयर है और उसका फायदा इससे कई गुना ज्यादा है। ओके, एक मैसेज था, इनफैक्ट मुझे बहुत लोगों ने ये मैसेज भेजा पिछले 1 हफ्ते में। ये बहुत एक अफवाह फैलाई गई कि जो लड़कियों में या औरतों में जो पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, उस दौरान लोगों को वैक्सीन नहीं लेना चाहिए क्योंकि वैक्सीन का इम्यूनिटी का पीरियड्स पे होता है या पीरियड्स का असर इम्यूनिटी पे होता है। ये एकदम गलत है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल का और कोई भी वैक्सीन का कभी भी कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो अगर आपके घर में कोई किसी को डाउट है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान या उसके आगे पीछे वैक्सीन ले सके तो वो बेझिझक ले सकते हैं। वैक्सीन अब तो सबके लिए खुल गए, पर जो एक डाउट सबको होता है कि मुझे अनकंट्रोल डायबिटीज है, मुझे हार्ट डिजीज है, या किसी को घर में किडनी डिजीज है, किसी को कोई स्ट्रोक की बीमारी है, क्या उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए? जरूर लेना चाहिए। यही कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें सिवियर इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा रिस्क होता है, और इन कैटेगरी के लोगों को तो पक्का वैक्सीन लेना चाहिए। इनफैक्ट ये कैटेगरी के लोगों के लिए तो वैक्सीन 1.5-2 महीने पहले ही खुल चुका था। तो अगर उन्होंने तब नहीं लिया है तो अब जब वैक्सीनेशन खुल गया है, आप प्लीज ये सब चीजों का डर बिल्कुल मत रखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आपके डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, पर वैक्सीन का बेनिफिट है, हमें ये सेकेंड वेव में डेफिनेटली दिख रहा है। और अभी हमारे पास चॉइस सिर्फ वायरस और वैक्सीन में है, हमको ये बहुत ही सोच समझकर चॉइस लेना होगा, और एक्चुअली इसमें बस वैक्सीन ही जो है वो विनर है। यहाँ मैं मेरा टॉक खत्म कर रही हूँ, और अगर कोई सवाल है तो हम जरूर आंसर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर का सेशन चालू करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर विलास जी लड्डा ने। डॉक्टर विलास जी लड्डा गत 28 वर्षों से डोंबिवली में बीएएमएस और योगा प्रैक्टिशनर है। सद्भावना मंच आरोग्य समिति के वे अध्यक्ष है। उन्होंने डोंबिवली में दीर्घायु फाउंडेशन नाम से एक चैरिटेबल मेडिकल ट्रस्ट खोला है। वो एमपीएमएस के प्रोफेशनल सेल के संयोजक तथा आरोग्य समिति के सदस्य है। उन्होंने उपचार.in नाम से एक हेल्पलाइन भी शुरू की है, और करंटली वो कोविड काउंसलर है। तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट करने के लिए बुलाना चाहूंगा डॉक्टर विलास जी लड्डा ने। थैंक यू। बिफोर वी गो फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कपिल और डॉक्टर तृप्ति को धन्यवाद देना चाहूंगा। इतनी अच्छी आवाज क्लियर है जी? क्लियर है। हाँ, परफेक्ट है। आप बिल्कुल बहुत बढ़िया आ रहा है एकदम। आप बिंदास। डॉक्टर कपिल और डॉक्टर तृप्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत सटीक और सुंदर तरीके से अपने अपने विषय पर अपने विचार रखे। काफी सारी शंका कुशंकाएं जो हमारे मन में थी उसे दूर करने में इससे हमें जरूर मदद होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम कई सुनी बातों पर विश्वास करते हैं। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो रहा है, सोशल मीडिया की वजह से हम लोग कई चीजें गलत धारणाएं हमारी बन रही है। तो मैं तो यही कहूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ थोड़ा सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग भी फॉलो कर ले तो शायद हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। हम आज की तारीख में पॉजिटिविटी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर देखा गया है कि अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव विचार रखते हैं, घर का वातावरण प्रसन्न रखते हैं, पेशेंट के लिए अच्छी बातें सुनाना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छा म्यूजिक सुनना, ये अगर रहता है तो डेफिनेटली पेशेंट को रिकवरी होने में काफी अच्छे से मदद होती है। एक जो आयुर्वेद का सूत्र हम मानते हैं, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यादि, अर्थात हम अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अगर स्वस्थ रखते हैं तो डेफिनेटली इस तरह की बीमारी को फेस करने में हमें काफी आसानी हो सकती है। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा हमारे अगले स्पीकर डॉक्टर गोविंद जी मुंदला जलगांव से। डॉक्टर गोविंद जी मुंदला एक प्रथितयश ओरल मैक्सिलोफेशियल हेड एंड नेक सर्जन है, जो आज महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी युवा संगठन के सचिव है, रोटरी क्लब ऑफ जलगांव के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये हेड एंड नेक एंड ओरल ऑन्कोलॉजी में ट्रेंड है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से एंटी टोबैको अवेयरनेस कैंपेन पर इन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से सम्मानित किया गया है। यूएई में कैंसर कांग्रेस में ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इन्होंने पिछले कोविड सेशन में दिन में 1-2 पेशेंट देख रहे थे। अभी मेरी परसों ही इनसे बात हुई, इन्होंने बताया कि रोज के 5 से 6 केस ये ऑपरेट कर रहे हैं पोस्ट कोविड इन्फेक्शन के, जो स्पेशल आज के तारीख में म्यूकर माइकोसिस के केसेस आ रही है, जो ओरल सर्जन उसे हैंडल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है ओरल फंगस इन्फेक्शन की वजह से। ये थोड़ा सा नया विषय है, कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जलगांव से डॉक्टर गोविंद जी मंत्री, ओरल सर्जन। नमस्कार, मी डॉक्टर गोविंद मंत्री, मॅक्झिलोफेशियल हेड एंड नेक सर्जन फ्रॉम जळगाव। आजकाल कोरोनाने खूप भयानक रूप धारण केलं आहे, आपण सगळे त्याचे आता साक्षीदारच आहोत। पण कोरोनानंतरही एका आजाराने डोकं वरती काढलं आहे, जो बऱ्याचजणांची जीव घेणा आजार आहे। त्याचं नाव आहे
म्युकर मायकोसिस. हो, आपण ऐकलं असाल. काय असतं, बऱ्याच लोकांमध्ये असं आढळलं की कोरोनाच्या नंतर काही लोकांचे चेहरा बधीर होतो, चेहरा सुन्न होतो, नाक बधीर होतो, दातं हालतात आणि लोकांना समजत नाही की काय झालं आणि कुठे जावं. अशा या आजाराला साध्या भाषेत म्हणतो बुरशीजन्य आजार, म्हणजेच फंगल इन्फेक्शन, ज्याला सायंटिफिकली म्हणतो म्युकर मायकोसिस. तर असा हा शरीरामध्ये असलेल्या हाडांपैकी जे वरचे जबडे आहे, ज्याला मॅक्झिला म्हणतो, हिच्यात मॅक्झिलरी सायनस असतात, इथून हे आजार सुरू होता. नाकाच्या वाटे श्वासोश्वासातनं जेव्हा फंगस नाकात जातो, तिथून तो फंगल इन्फेक्शनमुळे हाडं सडायला सुरुवात होतात आणि एकदा का हाडाला बुरशी लागली तर मग हे बुरशीजन्य आजार वरच्या जबडापासून एक तर डोळ्याकडे पसरतं किंवा खाली टाळूवरती येतं. आणि लक्षणं काय असू शकतात, तर तोंडातले दात हलणे, तोंडातनं पूसारखं वास येणे, काही ठिकाणी पस फुटून पू येणे, नाकाचे हाड हलणे, चेहरा सुजणे, हेडेक होणे, डोकं दुखणे, हे सगळे या आजाराचे लक्षण आहे. मग मंडळी, हे आजार कोणाला होत असतील, तर आपल्याला माहिती आहे की कोरोनामुळे हृदयाची आणि शरीराची रोगप्रतिकार क्षमता खूप अंशी कमी होऊन जाते. इम्युनो कॉम्प्रोमाइज कंडिशनमध्ये, म्हणजे ज्या लोकांना समजा अनुवंशिकता काही बिमारी असेल, काही लोकांना मधुमेह असेल काही वर्षापासून, किंवा कोरोनामध्ये दिल्या गेणाऱ्या स्टिरॉइड्समुळे किंवा हाय एनच्या टोसीसारख्या इंजेक्शन्समुळे जिच्यामध्ये शरीराची रोगप्रतिकार क्षमता कमी होऊन जाते, अशा रुग्णांमध्ये हे अपॉर्च्युनिस्टिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन खूप प्रमाणात दिसून येतात. अशा रुग्णांमध्ये कोविडमुळे गेलेल्या स्टिरॉइड्स किंवा इंजेक्शनमुळे जेव्हा प्रतिकारक्षमता कमी होते तेव्हा असे आजार उद्भवतात आणि लोक लवकर लक्षात येत नाही की नेमकं हे आजार कशामुळे असावं. बरं, असे आजार झालं तर नंतर याला काय करावं लागेल, तर उपचारामध्ये 2 प्रकारच्या पद्धती आहे. जेव्हा बुरशी लागली आहे तर सगळ्यात पहिलं काम आहे की बुरशी लागलेल्या जागेला, त्या हाडाला आणि त्या जागेला सर्जरीने क्लिअर करा. सर्जरी करा, सडलेले जबडे काढा, दात काढा, नाकाच्या मधलं सायनस काढा. हे सर्व लवकर आले तर एका प्रकारे फक्त सर्जरीने बरा होऊ शकतो असा आजार. थोडं पुढे आले तर सर्जरीसोबतच मेडिकल ट्रीटमेंट लागेल. त्याच्यामध्ये एम्फोटेरेसिन बी नावाचे इंजेक्शन असतात, ते घ्यावेच लागतात. जसं आपल्याला माहिती आहे की कॅन्सरमध्ये किमोथेरपी असते, तसं या आजारानंतर 70 इंजेक्शनचा कोर्स असतो, तो घ्यावाच लागतो, जेणेकरून हा जो आजार बुरशीजन्य हाडामध्ये पसरला असेल तो थोडासा कमी व्हायला पाहिजे. शेवटी किती जरी केलं तरी 20-25% वरती यात सक्सेस रेट नाही. कारण आजारच असा आहे की पूर्वी मी वर्षातनं 4 पेशंट पाहायचो, आता रोज 7 ते 8 OPDमध्ये पाहतो आणि रोजचे 1-2 ऑपरेशन करतोय. तर मंडळी, वेळीच सावध होऊन घ्या, वेळीच निदान करा. एकच प्रामाणिक सल्ला देईल की कोविड झालेल्या रुग्णांनी कोविड नंतर दर 2 आठवड्यानंतर आपले ENT सर्जन, दाताचे डॉक्टर, डोळ्याचे डॉक्टर यांच्याकडनं महिन्याभरापर्यंत आठवड्यातनं एकदा अशी नियमित तपासणी करून घ्यावी, जेणेकरून हा जो आजार आहे हा लवकर निदानात येईल आणि लवकर याच्यावरती आपल्याला उपचार करून काहीतरी याच्यातनं मार्ग काढता येईल. घरीच राहा, स्वस्थ राहा, मस्त राहा, सारे मिळून कोरोना टाळूयात. जय हिंद. आपने सुना मंत्री, सिर्फ एक करेक्शन करना चाहूंगा. विलास जी को मैंने बोला था कि मैं रोज के 5-6 पेशेंट देख रहा हूँ और रोज की एक सर्जरी कर रहा हूँ. सभी समाज बंधुओं से बोलना चाहूंगा कि ये क्या होता है, ये तो मेरे बड़े भाई कपिल जी ने बहुत बढ़िया से बता दिया. क्यों होता है ये भी अपने समझ में आया कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में ये होता है. अंत में एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि जो कोरोना से अभी अपने घर गए हैं, ऐसे कोरोना वाले पेशेंटों के लिए हर एक हफ्ते में और उसके बाद हर एक महीने में अपने नियरेस्ट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को, आंख के डॉक्टर को, अपने नियरेस्ट ENT को और अपने डेंटिस्ट को जाके दिखाए. ये बीमारी ऐसी है जो जबड़े से, आंख से, फेस पे होती है. वो ENT का भी मतलब नाक के पास हो सकती है, आंख में जा सकती है या जबड़े में आ सकती है. बीमारी फिलहाल बहुत उग्र रूप ले रही है, क्योंकि पहले जो साल में 3-4 पेशेंट देखा करता था मैं, वो अब रोज 5-6 देख के एक हाथ सर्जरी रोज बाय डिफॉल्ट हो रही है. और पेशेंट पूरे महाराष्ट्र से कहाँ से आ रहे हैं. तो इसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत है, यानी मृत्यु का जो प्रमाण है वो बहुत ज्यादा है और ट्रीटमेंट भी बहुत कॉस्टली है. 4-5 लाख रुपए के ऊपर का, क्योंकि मेडिकल का ही खर्चा मतलब 3-4 लाख के इंजेक्शन आ जाता है, तो बहुत ही महंगा खर्चा है ये. कोशिश करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए
और इमीडिएटली कोरोना होते ही हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते का अपना फॉलोअप करते रहिए, क्योंकि अगर ये आंख तक पसर गया तो ये आंख से ब्रेन में जाने में से समय नहीं लगता। ऐसे ही पेशेंट हमारे युवा संगठन के प्रदेश के आरोग्य मंत्री डॉक्टर मनीष जी दगड़िया, अपने एमओ सर डॉक्टर विशाल जी साडा रोज ऐसे पेशेंट देख रहे हैं। तो अंत में इतना ही बोलना चाहूंगा कि प्रदेश माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष सचिव जी, महिला संगठन के अध्यक्ष सचिवा, हमारे युवा संगठन के अध्यक्ष भाई, आप सभी को धन्यवाद। साथ ही हमारे बड़े भाई मनीष जी मुंदड़ा, जिन्होंने इतनी अच्छी पहल की है कि एमपीएमआर डॉक्टर्स फोरम बनाए, और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मेरे बड़े कपिल राठी, जो हमारे गोल सिटी जलगांव में रोज ऑनलाइन सेवा देते हैं, तृप्ति जी गिल्डा, विलास जी लड्डा, आप सभी ने हमें यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जय महेश। धन्यवाद डॉक्टर गोविंद। काफी नई बात है और नया विषय है, कई लोगों को इसके विषय में पता नहीं है, तो आपने जो मार्गदर्शन किया जरूर सब लोग ध्यान रखेंगे। नाउ इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाए, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा की ओर से प्रोफेशनल सेल की जो टीम है, मनीष मुंद्रा और बाकी अभी सभी युवा सदस्य, युवा मंडल के सभी पदाधिकारी, ये प्रयास जो किया गया है, आज 600 और यूट्यूब मिलाकर 800 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। एक हफ्ता 10 दिन के टाइम में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कम से कम 450-500 डॉक्टर जुड़ गए हैं। सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, काफ़ी डॉक्टर्स भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, काफ़ी पदाधिकारी और अपने अपने क्षेत्र से काफ़ी गणमान्य लोग हैं। सब इस बात का अवेयरनेस अपने अपने एरिया के मेडिकल प्रोफेशनल को, सभी तरह के मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये रिक्वेस्ट करें कि हमारे माध्यम से आप सब लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, ताकि महाराष्ट्र प्रदेश में मुंबई, विदर्भ, पूरा महाराष्ट्र मिला के सभी डॉक्टर्स एक प्लेटफॉर्म पर आए और जरूरत पड़ने पर हम उनकी सलाह ले सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। धन्यवाद पुनश्च एक बार प्रोफेशनल सील टीम का और सभी का। अभी हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न आया है, टेस्ट टू बी डन आफ्टर क्वारंटाइन पीरियड और आफ्टर कोविड। आई थिंक डॉक्टर कपिल इस पर कुछ बताएंगे। यस डॉक्टर कपिल, यू कैन टेक ओवर। या सो एक बार सवाल वापस पूछेंगे भैया। टेस्ट टू बी डन आफ्टर क्वारंटाइन पीरियड और पोस्ट कोविड। देखिए, अगर आप पूछेंगे नया प्रोटोकॉल, सो जनरली वी डोंट डू आरटीपीसीआर। जनरली वायरस जो होता है वो 10 से 12 दिन के अंदर में बॉडी से निकल जाता है, लेकिन अगर कोई पर्पस की वजह से अगर आप करना चाहते हैं फॉर मेडिकल लीगल रीजन और फॉर ज्वाइनिंग और कुछ के लिए, सो प्रोबेबली हैज टू बी डन एटलीस्ट वी शुड से एटलीस्ट 14 days आफ्टर यू आर टेस्टेड पॉजिटिव, तो प्रोबेबली यू विल गेट अ नेगेटिव रिपोर्ट। लेकिन कुछ लोगों में एटलीस्ट 1 to 2% पीपल माइट गो अप टू 28 days ऑल्सो, सो दैट डजंट मीन कि यू आर गॉट एक्टिव वायरस। उसके अपने कुछ अलग उसके कुछ प्रमाण है, but generally if you want to do it 14 days after you get positive from the first report. Okay, डॉक्टर तृप्ति, आपके लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट डोज टेकन इन यूएई, तो इंडिया में सेकंड डोज ले सकते हैं, उसके बारे में बताइए। और साथ ही में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, थोड़ा कंपैरिजन बता सकते हैं। जो यूएई में वैक्सीन मिल रहा था वो फाइजर एमआरएनए वैक्सीन था और वो अभी तक इंडिया में नहीं है। तो अगर आपको इंडिया में वैक्सीन लेनी है तो आपको वापस फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों वैक्सीन का यहाँ लेना होगा। अगर आपको फर्स्ट डोज कोविशील्ड का मिला है तो आप कोविशील्ड का ही वैक्सीन ले सकते हो। जो दूसरा सवाल था वो क्या था? टाइम गैप का था। नहीं, तीनों वैक्सीन में कंपैरिजन कौन सा बेटर है? स्पुतनिक तो अभी अवेलेबल नहीं है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो तीनों वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो एनीवेयर बिटवीन 70 to 90% है। जो मैंने आपको बताया, वैक्सीन एफिकेसी है कोविड इन्फेक्शन होने से प्रोटेक्शन। पर एक्चुअली जो अभी हम सेकेंड वेव देख रहे हैं, सेकेंड वेव का प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग बीमार है घर में, सेकेंड वेव का प्रॉब्लम है कि हॉस्पिटल्स फुल है, सेकेंड वेव का प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन नहीं है, और ये सिवियर इन्फेक्शन में होता है। तो हर वैक्सीन सिवियर इन्फेक्शन से उतना ही प्रोटेक्शन देती है। तो आपको जो भी वैक्सीन मिल रही है वो ले सकते हो। सिर्फ इतना है कि स्पुतनिक वी जब आएगा, स्पुतनिक वी का जो गैप होगा बिटवीन 2 डोजेस वो 3 हफ्ते का गैप है। तो सिर्फ डिफरेंस सेकंड और फर्स्ट डोज के गैप में है, बाकी आई थिंक प्रोटेक्शन फ्रॉम सिवियर इन्फेक्शन सबका उतना ही अच्छा। इससे पहले कि आगे का प्रश्न पूछूं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा ना हो, ऐसा ना करें। किसी ने अगर गलती से एक फर्स्ट डोज कोविशील्ड का ले लिया और सेकंड डोज कोवैक्सीन का ले लिया,
तो क्या प्रॉब्लम है? हमें नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, हमें ये नहीं पता कि प्रॉब्लम ऐसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमें इम्यूनिटी, क्योंकि जो हम बूस्टर देते हैं, अगर आपने बचपन की भी वैक्सीन सुने होंगे, डीपीटी बोलो या कोई भी बोलो, वैक्सीन वही टाइप का होता है, तभी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो हमें नहीं पता कि आप सेकेंड वैक्सीन कोई दूसरा वैक्सीन का लोगे तो आपकी इम्यूनिटी उतनी ही बूस्ट होगी क्या। इस पे साइंटिफिक स्टडीज चालू है, पर अभी इसका डेटा है नहीं। पर नहीं, ऐसे क्यों करोगे आप इस पर कोई रास्ता वैक्सीन। ने गलती से किसी ने पूछा, गलती से हो गया तो वो रिपीट करे आफ्टर। तो एक्चुअली ऐसा है कि जब आप वैक्सीन लेने जाओगे तो आपका फर्स्ट डोज ऑलरेडी सिस्टम में एंटर होता है तो कि नहीं आपने देंगे, कौन सा वैक्सीन लिया देंगे है, ही नहीं वो लोग। तो वो नहीं देंगे। ओके, फाइन। पोस्ट कोविड टाइम पीरियड वैक्सीन लेने का, शायद आपने अपने इसमें बता दिया। 4 से 8 हफ्ते के बाद कभी भी ले सकते। स्पेशल प्रिकॉशन फॉर चिल्ड्रन, जो भी पोस्ट कोविड बच्चों में आजकल कोविड काफी देखा जा रहा है। डॉक्टर कपिल, इस पर आप कुछ पोस्ट कोविड इज ऑल्सो, मैंने बच्चों में भी वही है। बच्चों में वी आर वरीड अबाउट मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जिसे हम MIS बोलते हैं। सो सेम थिंग इज व्हाट इज एप्लीकेबल टू एडल्ट, सेम चीज बच्चों में। फॉर्चुनेटली बच्चों के अंदर में डिसीज सेल्फ लिमिटिंग होती है, जल्दी ठीक होती है। बट येस, प्रॉबेबली दिस, ये जो सेकंड वेव हम देख रहे हैं डबल म्यूटेंट ट्रिपल म्यूटेंट में, इसके अंदर में बच्चों में भी वी आर सीइंग मोर ऑफ मल्टीपल सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। सो बच्चों में भी आपको पोस्ट कोविड होने के बाद में भी 2 से 3 हफ्ते आपको देखना है, कहीं पे कोई रैश है, कहीं कोई जॉइंट पेन है, या कहीं पर उनको भी कुछ नए सिम्टम कुछ आ रहे हैं, प्रॉबेबली बी अंडर प्रॉपर केयर एटलीस्ट 4 वीक्स पोस्ट कोविड। यस, इस बार के सेकंड वेव में बच्चों पे भी काफी ख्याल रखना है, जो शायद हम फर्स्ट वेव में नहीं कर रहे थे। मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि बहुत सारे जो ये चीजें हैं ना, ये रेयर होती है। हमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम रेयर चीजों को बहुत कॉमन समझ के डरने लगे, इसलिए इतना ज्यादा पैनिक हो गया है। चीजों को जानना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है, पर ये ना सोचे कि ये हर कॉम्प्लिकेशन हमें होने वाला है, और वो जो पैनिक है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी कोएगुलेंट ब्लड थिनर्स का कितना यूज है और इनका इफेक्ट आर्टेरियल और विनस कोएगुलेशन इक्वल होता है? कि कई जगह ऐसा देखा गया है कि इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। डॉक्टर कपिल, इस पर आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, एंटी कोएगुलेंट ब्लड थिनर देयर आर 2 टाइप्स, आइदर एंटी प्लेटलेट और बेसिकली एन एंटी कोएगुलेंट। सो एक होता है आर्टेरियल साइड, एक होता है विनस साइड। सो योर ऑल नोएक्स या जो भी हम बोलते हैं डायरेक्ट ओरल एंटी कोएगुलेंट, दे विल वर्क ऑन द बेसिकली विनस साइड, एंड आपके एंटी प्लेट विल वर्क ऑन द आर्टेरियल साइड। अब कौन सा दे क्या दे, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क फैक्टर कितनी है। सो जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, ही विल असेस द सिचुएशन एंड ही विल गिव इट। बट प्रोबेबली दोज हु आर ऑलरेडी ऑन एंटी प्लेटलेट, जो कि कोई जो शायद डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या इस्केमिक हार्ट डिसीज है, अरे जो ऑलरेडी है, उनको एंटी प्लेटलेट चल रहा, तो वी कंटिन्यू द एंटी प्लेटलेट। एंड प्रोबेबली इन दिस पेशेंट ऑल्सो वी टेंड टू एड एटलीस्ट 45 डेज के लिए एंटी कोएगुलेंट, which can be in the form of oral anticoagulant like Noax और Doac जो हम बोलते हैं। सो कौन सा देना चाहिए, क्या देना चाहिए, डिपेंड करता है आपके इंटरनल रिस्क और असेसमेंट के ऊपर में, प्लस लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स विल आल्सो प्ले बाय, वेदर यू आर ओबीज, आपको डायबिटीज है, हार्ट है, आपको क्या क्या चीजें, आपका कोर्स कैसा था आईसीयू में या हॉस्पिटल में, प्लस आपके जो बाकी के प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, उस सबको देखते हुए वी हैव टू गिव। अब ये थोड़ा सा डबल एजेड होता है कहीं कहीं पे, बट वेरी रेयरली वी हैव सीन दैट पेशेंट हैज ब्लीड। सब लोगों को क्या, सब डॉक्टर को यही चिंता होती है कि एंटीकोएगुलेंट देने के बाद में कहीं पेशेंट ब्लीड ना करे। बट जो भी हम लोगों ने जो डेटा देखा है पिछले 6 महीने का, जो भी हम लोगों ने जितने पेशेंट को डाला है, हार्डली एनीवन हैज ब्लीड। सो प्रोबेबली दे आर वेरी सेफ, बट दे हैव टू बी मॉनिटर्ड वेरी वेल एंड प्रोबेबली हैव टू गिवन फॉर एटलीस्ट मिनिमम 6 वीक्स और सो। डॉक्टर कपिल, आप वो एक क्लैरिफाई करेंगे प्लीज कि ये जो एंटीकोएगुलेंट है यूजुअली हम जो हॉस्पिटल या सिवियर इन्फेक्शन में देते हैं, क्योंकि हमने देखा है बहुत बार एसिम्प्टोमेटिक लोगों को भी एंटीकोएगुलेंट थेरेपी दी जा रही है, और 80% लोगों को जरूरत नहीं होती है। नहीं, सो ऑल बेसिकली यहाँ पर एक चीज जो तृप्ति बता रही है वो मैं आपको फिर क्लियर करता हूँ कि जितने भी होम आइसोलेटेड पेशेंट है, 90% विल नॉट रिक्वायर एनी एंटीकोएगुलेंट। सो दैट इज वन थिंग, वो आप समझ के चलिए। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सामने से डिमांड करते हैं, केमिस्ट में बोलो या कहीं पे बोलो कि मुझे ब्लड थिनर दीजिए, गलत है। बिकॉज वो मेडिसिन है जिसके साइड इफेक्ट भी है, जो एक डॉक्टर ही मॉनिटर कर सकता है। सो डोंट गो फॉर विंडो शॉपिंग काइंड ऑफ कि मुझे एंटीकोएगुलेंट चाहिए बिकॉज मैंने सुना है करके। एज तृप्ति वाज राइटली पॉइंटिंग आउट, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे आज भी अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई इतने डेथ हुई है, 4000 डेथ हुई है,
लेकिन कितने लोग रिकवर हुए हम उसके बारे में ख्याल नहीं दे रहे. सो वी आर थिंकिंग रेयर ऑफ द पॉसिबिलिटी, बट येस पीपल हु हैव बीन इन द हॉस्पिटल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिनमें सिकल डिसीज थी, जिनको बहुत सारा दिन ऑक्सीजन लगा, जो HFNO पे थे या बायोपेप पे थे या वेंटी पे थे, व्हाटएवर, एंड जिनका रेसिडुअल रिस्क फैक्टर वाज वेरी हाई, ऐसे पेशेंट्स में हम लोग एंटीकोएगुलेंट देते हैं. बट दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय ट्रीटिंग डॉक्टर, नॉट बाय एनी अदर. सो आपके जो डॉक्टर है वही डिसाइड करेंगे क्या देना चाहिए, कितने समय के लिए देना चाहिए और कैसे मॉनिटर चाहिए. तो ये हर एक के लिए नहीं है, स्पेशली फॉर होम क्वारंटाइन एंड आइसोलेटेड पेशेंट के लिए तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर. मैं तीनों डॉक्टर के पैनल की तरफ से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हैबिट्स का जहां तक सवाल है, इस पर डॉक्टर कपिल और डॉक्टर तृप्ति भी एक दो लाइन बोले. अल्कोहल, स्मोकिंग, गुटखा, इनका जैसे कोमॉर्बिड पेशेंट में प्रॉब्लम होता है, वैसे इन पेशेंट में भी कोविड का असर ज्यादा देखा गया है, डेथ्स ज्यादा हुई है. एक पर दो लाइन आप दोनों से एक्सपेक्टेड है. तृप्ति कैन गो अहेड. तो एक ना रिहैबिलिटेशन होता है, जो कुछ इवेंट हो जाता है बॉडी में, सर्जरी या एक्सीडेंट, उसके बाद हम बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करते हैं. एक होता है प्रीहैबिलिटेशन, जहां आप आपके बॉडी को पहले ही इतना फिट बनाओ कि कोई अगर इवेंट हो तो इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं हो. और प्रीहैबिलिटेशन में जितना रोल एक्सरसाइज, अच्छे खान पान का है, उतना ही रोल है कि स्मोकिंग, तंबाकू, शराब, ये जो चीजें है, ये बहुत अच्छा, अगर आप बहुत सालों से सोच रहे हो कि मुझे क्विट करना है, ये बहुत अच्छा समय क्विट करने का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लोग स्मोकिंग या टोबैको या अल्कोहल लेते हैं, इनमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज्यादा होता है. और ये चीज हमारे हाथ में है, हम बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं. डॉक्टर कपिल, आपके लिए प्रश्न है, पोस्ट वेंटिलेटर रिकवरी चांसेस. बहुत नाजुक प्रश्न है. ये देखिए, ये कैसा है कि ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज कि कौन सा पेशेंट, बट ऑनेस्टली जो फिगर है या जो हमारा अनुभव रहा है, अगर कोई बंदा वेंटिलेटर, अगर 100 बंदे अगर वेंटिलेटर पे जाते हैं, so probably only 4 or 5 will make out of that ventilator. So that is how lethal, because आप वेंटिलेटर पे तभी डालते हो. कोविड में हम लोगों ने लास्ट 1 साल में जो सीखा है, ये सीखा है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, प्रॉबेबली नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, जो हम लोग मशीन की बात करते हैं. और एक बार अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है तो 5 to 10% आर द चांसेस ऑफ him or her getting back out of ventilator. So ventilator पे डालना is not, nowadays we don't prefer that unless you don't have any option. But yes, अगर आप वेंटिलेटर पे जाते हो तो चांसेस आर वेरी रेयर. आजकल ये नाम बहुत कॉमन हो गए डॉक्टर कपिल, स्टेरॉइड, रेमडेसिविर, टॉसी. सब लोगों को शायद डॉक्टरों से ज्यादा जानकारी हो गई है. सब पूछते हैं कि टॉसी देना है, रेमडेसिविर देना है, स्टेरॉइड देना है. इस पर अगर कुछ बात कर सकते हैं. देखिए कैसा है कि मैं आपको फिर बता देता हूँ. देखिए, हर कोविड इज ऑल अबाउट टाइमिंग. कोविड का जो बीमारी है वो एक टाइम लाइन पे चलता है. सो आपका पहला हफ्ता जो होता है वो वायरल फेज होता है, सेकंड हफ्ता होता है वो पल्मोनरी फेज या इन्फ्लेमेटरी फेज जो बोलता है. तो टिपिकली कोविड 2 हफ्ते का बीमारी होता है, 15 दिन का. जो पहले 5 दिन 7 दिन जो होते हैं वो प्री पल्मोनरी फेज हम जो बोलते हैं. सो आपके जो एंटीवायरल्स है, जो कि रेमडेसिविर जो कि एंटीवायरल है, इट विल वर्क बेस्ट इन फर्स्ट 7 to 8 days ऑफ इन्फेक्शन. एंड उसके बाद में प्रोबेबली डे 5 डे 7 ऑनवर्ड्स आपके स्टेरॉइड अच्छे से काम करेंगे. एंड प्रोबेबली अगर ये दोनों से अगर आपके 10-12 दिन के बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक हो रहा है, या उसके पहले भी अगर लग रहा है कि सिम्टम बढ़ रहे हैं इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग, देन प्रोबेबली इम्यूनोमॉड्यूलेशन जिसे हम बोलते हैं, जो कि साइटोकाइन ड्रग है, जो कि टॉसी है, जो है. अब देखिए, इसका कोई डेटा, कोई हार्डकोर डेटा नहीं है, बट वी ऑल नो टॉसी वर्क्स इन सम पेशेंट but doesn't work in lot of patients also. So don't rush for ऐसा बहुत लोग ये समझते हैं कि मुझे टोसी नहीं मिलेगा तो मेरा पेशेंट मर जाएगा. ऐसा नहीं है. आपने अगर बराबर टाइम पे अगर मेडिसिन शुरू की और बराबर उसको अगर मॉनिटर कर रहे हैं, बराबर उसको आप समय समय पे आप उनको जो इंजेक्शन लग रहे हो दे रहे हैं, तो प्रॉबेबली आपको टॉसी तक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. और हमने देखा है कि लास्ट 6 महीने में प्रॉबेबली 1 महीने पहले हमारा टॉसी का यूज काफी कम हो गया था, लेकिन बिकॉज ये सेकंड वेव इतना स्ट्रांग आया और इतने पेशेंट आ गए एंड यंगर पेशेंट ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे थे, सो वी वर फोर्स्ड टू गिव समटाइम टॉसी. और इसमें भी देखा गया कि ऐसा नहीं कि हर टॉसी पेशेंट बचता है, बहुत सारे पेशेंट हमने खोए भी है. बट यस, टॉसिलिजुमैब इज वन ऑफ द ऑप्शन, बट इट इज नॉट द ऑप्शन. वो कोई फाइनल ऑप्शन जैसा नहीं है कि वो रामबाण नहीं पेशेंट बच जाएगा करके. अगर आपने सब चीज समय पर बराबर की तो प्रोबेबली 90% ऑफ द टाइम टॉसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. फॉर असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस है? एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट नहीं चाहिए और लेनी तो कैसे? देखिए, अभी कैसा है कि ऑलमोस्ट 80% जो लोग रहेंगे वो एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, जिसे हम घर पर भी ठीक कर सकते हैं. अब इसमें ट्रीटमेंट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए,
ये थोड़ा सा डिबेटल इश्यू है, बट जनरली रूल ऑफ थंब जो बोलता है कि हम सब लोगों को एटलीस्ट इस वे में हम सबको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बिकॉज थोड़ा सा म्यूटेंट थोड़ा सा भारी है, थोड़ा ज्यादा कंटेजियस है, थोड़ा ज्यादा लीथल है। सो हम लोग देख रहे हैं कि यह लोग 30-35 भी काफी हद तक इसके अंदर में बैड हो रहे हैं। सो जनरली एज अ रूल ऑफ थंब 20+ या 25 कट ऑफ लिमिट पकड़ते हैं जनरली। सो 25+ वाले जो भी लोग हैं, भले वो एसिम्प्टोमेटिक है, वी गिव फुल ट्रीटमेंट व्हाट इज रिक्वायर्ड ओरली। डीबीटी के पेशेंट में वैक्सीनेशन लेना चाहिए? डीबीटी एक कॉमन डिसीज है अभी, डीबीटी। या सो डीबीटी के पेशेंट में वैक्सीन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यस, वैक्सीनेशन देना चाहिए। डीबीटी इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन टू गिव वैक्सीन, बट डीबीटी के पेशेंट में आप देखिए कि आपको ब्लड थिनर कंटिन्यू है या नहीं। सो ही और शी हैज टू बी ऑन सम काइंड ऑफ एंटीकोएगुलेंट सो दैट उसको दोबारा वो डीबीटी ना हो, दोबारा वो एम्बोलिज्म ना हो। बट यस, वैक्सीन ले सकते हैं। किसी कारणवश सेकंड डोज में ज्यादा देरी हो जाती है, होनी नहीं चाहिए, मैसेज भी आ रहे हैं सबको, सब इंटीमेशन आ रहे हैं, फिर भी अगर हो जाती है तो क्या? सेकंड डोज भी आपका अगर समझो जनरली कोविशील्ड अगर आप ले रहे हो तो जनरली गैप जो बोलते हैं हम 6 से 12 हफ्ते का बोलते हैं। सो 45 दिन से 90 दिन का गैप हम मानते हैं। अगर आपका 90 का अगर 100 दिन भी हो जाता है तो स्टिल यू टेक अ सेकंड डोज, दैट विल बी मोर और लेस सेम। लेकिन अगर 3-4 महीने का ऊपर डोज के बीच हो गया तो प्रॉब्लली वी हैव टू अगेन रीशेड्यूल। काफी प्रश्नों उत्तर मिल गए हैं। डॉक्टर कपिल, जनरली लोगों को ये थोड़ा समझाना जरूरी है, जब भी पेशेंट दवाखाने में एडमिट होता है तो पेशेंट का एडवाइस करते रहते लोग कि भाई ये इंजेक्शन दो, वो दो, वो दो, वो दो। डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने देना चाहिए, ये नहीं होते हुए लोग ही एडवाइस करते बैठते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा लोगों को समझाना जरूरी है। आवाज आया क्या? जी आ रही है, आ रही है, परफेक्ट आ रही है। हाँ, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप समझाना जरूरी है लोगों को। हाँ, भाई साहब जो बोल रहे हैं कि कैसा, अभी देखिए कैसा रहता है कि अभी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कोविड के बारे में, वही टॉपिक है लास्ट 1 साल से। सो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी है, बहुत सारे लोगों को शायद अधूरी जानकारी है, और अधूरी जानकारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी घातक हो सकती है। तो जब आप कहीं पर जाते हो एज एडमिशन के तौर पर, तो आप उस डॉक्टर के ऊपर में पूरा भरोसा रखिए जहां पर भी आप जा रहे हो, लेट हिम डिसाइड। बहुत बार क्या होता है, डॉक्टर नहीं बोलता है तो भी पेशेंट के रिलेटिव बोलते हैं कि भाई इनको रेमडेसिविर लगा दो, इनको ये कर दो, इनको वो कर दो, तो जो कि कभी कभी जरूरत नहीं रहती है। लेट योर डॉक्टर डिसाइड कि आपको क्या करना है करके। इंजेक्शन अवेलेबल है इसका मतलब ये नहीं कि वो लगना चाहिए, शायद वो किसी और ज्यादा जरूरतमंद लोगों को लग सकता है। तो कहीं ना कहीं आप में अवेयरनेस बहुत अच्छी बात है, आपको पता रहना चाहिए कि बीमारी कैसी है, क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, क्या क्या हो सकता है। बट कहीं ना कहीं इसका जो सूत्रधार होना चाहिए, इसको जो चलाने वाला बंदा या उसकी जो सारी कमान है वो डॉक्टर के हाथ में होनी चाहिए। वो आपको समय समय में बताएंगे कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, या हम किस स्टेज पे हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ना कि आप लोग डिसाइड करें, ताकि कहीं ना कहीं आप नहीं तो उस पेशेंट के शायद आप पेशेंट के लिए आप थोड़ा अहित करेंगे। सो लेट इट बी डॉक्टर हु इज डिसाइडिंग फैक्टर व्हाट हैज टू बी डन, व्हाट हैज टू बी गिवन, व्हाट हैज नॉट टू बी गिवन। आई थिंक मनीष सभी प्रश्न हो गए हैं और सभी को अपने अपने समाधान मिल गए हैं। इसके बावजूद किसी का कुछ प्रश्न हो सकते हैं, डॉक्टर पैनल के नंबर भी वहाँ पर डिस्प्ले है, पर्सनली आप SMS द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। और पुनश्च एक बार सभी का धन्यवाद, इतनी सारी संख्या में सभी जो हमारे साथ जुड़े सभी का धन्यवाद। फिर एक बार अपील करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर सभी डॉक्टर्स, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का हर डॉक्टर इस ग्रुप पर, इस प्लेटफॉर्म पर आए और एक दूसरे की और पेशेंट की और समाज की सेवा करने में हमारी मदद करे। धन्यवाद सभी का, दिल से धन्यवाद। जय महेश। डॉक्टर विलास लड्ढा 7738450586 9967646537। इसके बावजूद अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर्स ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, आपके हर जिले में एक डॉक्टर एडमिन है, उसके ऊपर आप भेज सकते हो, जिससे वजह से एक ही डॉक्टर पे सारा लोड नहीं आएगा और सहूलियत होगी आपका काम सॉल्व करने में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी प्रश्न है आपके, हर जिले में एक डॉक्टर एडमिन बनाया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उनके पास आप जरूर आपके रिक्वेशन भेजिए, वो मेन ग्रुप में आ जाएगा और वहां से आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद। बेसिकली हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है मनीष भैया, महत्वपूर्ण उद्देश्य यही। मनीष भैया, हाँ जी, अपने अगर अभी इस प्लेटफॉर्म पर उनके जिले से कौन से डॉक्टर है अगर वो बता देंगे तो मुझे लगता है और सुविधा हो जाएगी, पढ़ लेंगे तो। चैट बॉक्स पे मैं अपन उसको फ्लोट कर देंगे वो ब्रोशर को,
जिससे आपको सुविधा हो जाएगी। ब्रोशर चले जाएगा ना, हर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पास में ब्रोशर हमने भेजा हुआ है। और इसके अभी चैट बॉक्स पे आप भेजना चाह रहे हो, अपने लोगों को बोल देंगे तो अभी जो 500 लोग है, 400 लोग, तो ओके। वहां पे उनके जिला में मालूम पड़ जाएगा। हाँ, तो मैं हर जिले के डॉक्टर के बारे में बोल रहा हूं। सबसे पहले लातूर, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी दरक। हिंगोली, डॉक्टर संजय जी सायडा। उस्मानाबाद, डॉक्टर विशाल सायडा। नांदेड़, डॉक्टर मनीष दागड़िया। औरंगाबाद, डॉक्टर रोहित बंग। जालना, डॉक्टर कैलाश जी दरगढ़। परभनी, डॉक्टर दिनेश जी भूतड़ा। बीड, डॉक्टर नरेश जी कासट। नंदुरबार, डॉक्टर उदय आगीवाल। धुलिया, डॉक्टर मनीष जाखेडे। अहमदनगर, डॉक्टर संजय जी लड्डा। जलगांव, डॉक्टर भूषण जी सोमानी। नासिक, डॉक्टर दीपिका जी मुंदड़ा। सातारा, डॉक्टर श्रीकांत जी करवा। पुणे, डॉक्टर गौरव सोमानी। सांगली, डॉक्टर आनंद मालानी। कोल्हापुर, डॉक्टर ललित सोमानी। सोलापुर, डॉक्टर सुदीप सायडा। रत्नागिरी, डॉक्टर श्याम गिल्डा। रायगढ़, डॉक्टर नवल साबू। भाईंदर, डॉक्टर द्वारकाजी मायती। थाने, डॉक्टर विलास जी लड्डा। मुंबई, डॉक्टर कपिल जी राठी और डॉक्टर पंकज जी बंग। थैंक यू भैया। इस पश्चात मैं बुलाना चाहूंगा महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के सचिव मदन लाल जी मिनियार इनको आभार प्रदर्शन के लिए। जय महेश। आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी मान्यवरों का प्रदेश सभा के ओर से मैं धन्यवाद पेश कर रहा हूं। आज के सभा के लिए जिन्होंने अथक परिश्रम लिए, ऐसे हमारे प्रोफेशनल सेल के मुख्य संगठक तथा हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप के जिन्होंने लॉन्चिंग किया, ऐसे मनीष जी मुंदड़ा, और इस वेबिनार में उनको कोरोना के बारे में जो कुछ सही जानकारी है ये देने के लिए उपस्थित डॉक्टर कपिल जी राठी, डॉक्टर तृप्ति गिल्डा, विलास जी लड्डा, इन सभी महानुभावों का मैं पूरे प्रदेश की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूं। क्योंकि आज क्या हो गया, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से बहुत से गलत मैसेज और निगेटिव मैसेज इतने पक्के लोगों के दिमाग में बैठ रहे। ऐसे इस दौर में आपने जो सही जानकारी दी है, प्रश्न तो काफी थे मगर जो मेन प्रश्न है वो है आपने उनका भी जवाब दिया है, और जो भी प्रश्न आपको SMS के द्वारा आएंगे उसका भी आप जवाब देने वाले हैं। तो ये बहुत एक आज के दौर में इतना इम्पोर्टेंट वेबिनार रहा। आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही इस वेबिनार को जिन्होंने प्रोत्साहन दिया है, हमारे प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय किशन जी बंसाली साहब, हमारे युवा अध्यक्ष, बहुत ही तो अब कोई मेरे पास लफ्ज नहीं है, अब दौर भी नहीं है कि उनकी कुछ मैं यहाँ थोड़ी सी मजाक करूं, मगर हार्दिक विस्तारा, बहन अनुसया जी मालू, हमारी महिला की अध्यक्षा, और सभी डॉक्टर्स, गोविंद जी मुंदड़ा, हमारे विशाल जी सारदा, आप सभी के प्रयत्न से करीबन 600 लोग अपने को इस वेबिनार में जुड़े हैं, और इसमें वह करीबन टोटल मुझे लगता है 1000 के पास लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन आपने दी है। आप ये 1000 की इंफॉर्मेशन बिल्कुल 1 घंटे के अंदर 1 लाख तक पहुंच जाएगी। ऐसा ये वेबिनार आज का रहा, क्योंकि समय की मांग थी कि सही जानकारी क्या है, और आप लोगों ने सही जानकारी दी, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेश। इसी के साथ मैं कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करता हूँ। विशाल जी आपको जो बोला, साथियों, यहाँ जूम हमको अवेलेबल करने के लिए अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन के सांस्कृतिक मंत्री भाई राजेश जी मंत्री, इनका भी प्रोफेशनल सेल महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा महिला और युवा संगठन की ओर से जूम लिंक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप सबको अभिनंदन। इसमें भाई हार्दिक को और टीम विशाल जी, हार्दिक जी, भाऊ है बंसाली जी साहब, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
क्योंकि टेक्निकल टीम का जो सपोर्ट है, डिजिटल पार्टनर हमारे हार्दिक जी साड़ा है आज के हमारे, और पूरा आउट ऑफ बॉक्स जाके उन्होंने पूरा टेक्नोलॉजी को हैंडल किया है। हार्दिक जी भाऊ बरोबर बोले कि मेरे छोटे भाई भगवान का जो पकड़ है डिजिटल पे बहुत बढ़िया है, और उसकी वजह से ये प्रोग्राम अपन सक्सेसफुली देख पाए। और विशाल जी जिनका कंपेयरिंग, डॉक्टर विशाल साड़ा एक अच्छे कंपेयरर है, हम ये भी बोल सकेंगे आज। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विशाल जी फॉर दिस शो। और भाऊ बंसाली जी और मदन भाऊ, आप बहुत बहुत का धन्यवाद। जय महेश भाऊ।